हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है फिर सबके, कैसे हो? बढ़िया। तो कल हमने कहाँ तक किया था? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाए थे। कौन से? स्मूथ और रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कौन बताएगा? अच्छा, क्यों बनता है भाई प्रोटीन? है, प्रोटीन क्यों बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? प्रोटीन क्यों बनता है, कोई बता सकता है? नहीं, कोई रफ पैचेस नहीं है। ये मोती नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये मोती मैंने कल बताए थे। ये मोती क्या है? राइबोसोम्स। तो जहां पे भी राइबोसोम्स होंगे वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और राइबोसोम्स आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात याद रखना। आर फॉर राइबोसोम्स, आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शाबाश। अब ये देखो, ये क्या चीज है भाई? न्यूक्लियस के साथ कई बार आपको एक डायग्राम में ना ये भी लगा हुआ मिलेगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? गोल्जी अपरेटस। ये वाला पार्ट क्या है? गोल्जी अपरेटस। क्या बोलेंगे इसको? गोल्जी अपरेटस। अब हमारा जो प्रोटीन्स और लिपिड्स, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाया था? प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। लेकिन अब इसकी पैकेजिंग भी तो चाहिए हमें। इसकी क्या चाहिए? पैकेजिंग। अब किचन में खाना बनता है, किसी रेस्टोरेंट की किचन में अगर खाना बनता है तो वो तुम्हारे तक पैक होकर ही पहुंचता है या मतलब अपना मतलब सर्व करते हैं। तो मतलब एक तरीके से प्रिपेयर होके, या फिर हम कहते हैं पैकेज होके जोमेटो से पढ़ा लो। जो हाँ हाँ, आंसर ही मैं भी वही बता रहा हूं। सुनो पहले मेरी बात, समझने की कोशिश करो। दिमाग में ना चीजों को विजुअलाइज किया करो। जब तक हम अपने दिमाग में चीजों को विजुअलाइज नहीं करते ना, तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आती। पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक उसकी पिक्चर बननी चाहिए। जहां पे पिक्चर नहीं बन रही वहां पे पूछो। आइडियली जहां पे तुमसे पिक्चर दिमाग में नहीं बन रही ना किसी चीज की, वहां पे पूछो। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स हमारे पास बन चुके हैं और उनकी हमें करनी है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग करने का काम हमने किसको दे दिया? गोल्गी अपरेटस को। किसको दे दिया? गोल्गी। ठीक है, तो ये पैकेजिंग कर देगा हमारी किसमें? वेसिकल्स की फॉर्म में। वेसिकल्स की फॉर्म में ये क्या कर देगा हमारे पास? पैकेजिंग कर देगा सब्सटेंस की। अब कैमिलियो गोल्गी, ये एक साइंटिस्ट था जिसने गोल्गी अपरेटस का डिस्कवरेशन किया। जिसने डिस्कवर किया किसको? गोल्गी अपरेटस को। अब ये पैकेज होके ये जाएंगे कहां पे? प्रोटीन्स और लिपिड से क्या बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से क्या बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से क्या बना होता है? पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया था। कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है? बताओ यार, आज फिर भूल गए हो? घर घर जाके कुछ नहीं पढ़ते हो? बताओ। सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन और लिपिड से क्या बनती है? सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पे इसकी सिंथेसिस हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ई आर के अंदर इसकी क्या हुई? सिंथेसिस। गोल्गी अपरेटस में क्या हुआ? इसकी पैकेजिंग हुई। तो डिलीवरी कहां पे होगी? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और वहां पे सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा। ओके, तो वहां पे जाके ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ये बात याद रखना। अब उसके बाद हमारे पास एक जो अगली ऑर्गेनेली आती है वो आती है लाइसोसोम। क्या आती है? लाइसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। लाइसोसोम के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है।
Lysosomes are known as suicidal bags. Lysosomes are known as suicidal bags. Okay. Lysosomes are known as suicidal bag. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हमारा एंजाइम प्रेजेंट होगा। लेकिन सुसाइडल बैग इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। सुसाइडल बैग इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। अब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इनका काम क्या है? हमारे शहर में पुलिस होती है, पुलिस का क्या काम है? प्रोटेक्ट करना। पुलिस का रोल क्या है? किस लिए पुलिस की जो है वो हमने फॉर्मेशन करी थी? क्योंकि हमने प्रोटेक्शन वाला रोल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना था, तो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है। वैसे ही सेल के अंदर के कंटेंट्स के लिए, ये सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं, न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलिस, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन है? लाइसोसोम। उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करते हैं फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ। जैसे अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस मान लो इसके अंदर आ गया जो जो इसको नहीं चाहिए। वैसे तो सेल मेम्ब्रेन मैंने क्या पढ़ाया था? ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। मैंने क्या पढ़ाया था? सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए परमिट करती है। क्या करती है? परमिट करती है। ओके। तो अब ये एंट्री और एग्जिट इसकी क्या होगी? परमिट होगी। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती ही अंदर घुसा है फॉरेन सब्सटेंस, तो फिर उसको एलिमिनेट करने की जिम्मेवारी किसकी है? लाइसोसोम्स की। तो फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है हमारे काम करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। क्या स्टेटमेंट थी? लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। अब सुसाइडल बैग्स का क्या मतलब है? ये खुद को, मतलब खुद की डेथ कर लेगा, खुद को खत्म कर लेगा, ऑटोलिसिस कर लेगा। इसको हम वर्ड को बोलते हैं ऑटोलिसिस। और ये ऑटोलिसिस किस कंडीशन में करेगा? एक स्पेशल कंडीशन होगी, जब सेल फंक्शन करना बंद कर दे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस के अंदर आ गया, लाइसोसोम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बाहर निकालना, खत्म करना। लेकिन अगर लाइसोसोम ये काम नहीं कर पाया तो ये सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ऑटोलिसिस नाम का एक फिनोमिना है, उसका एक प्रोसेस है। वो कब होता है? उसकी स्पेशल कंडीशन है कि अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, लाइसोसोम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खत्म करना, लेकिन लाइसोसोम्स अगर वो चीज नहीं कर पाया तो वो पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम्स को बोलते हैं हम सुसाइडल बैग्स। अब अगला हमारे पास आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसको ध्यान से समझना। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रियन। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं भाई? हमारे घर में एनर्जी कहां से आती है? शहर के पावर हाउस से। तो ये हमारा सेल का पावर हाउस है और ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। सेल को प्रोवाइड करेगा क्या? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा? एटीपी। एटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
अब इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये बात याद रखना। एनर्जी करेंसी का क्या मतलब है? हमारे यहां कौन सी करेंसी चलती है? रुपीस, इंडियन रुपीस, यूएस में यूएस डॉलर्स, ओके, पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपीस, दुबई में दिरहम। तो वो सारी की सारी जो करेंसी है, वो सारी की सारी जो क्या है, करेंसी है, वैसे ही ये हमारी एनर्जी करेंसी है। अगर हमें एनर्जी काउंट करनी है हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर, तो हम एटीपी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? हम किसका यूज करेंगे? एटीपी का। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब इसका स्ट्रक्चर समझो। इसके स्ट्रक्चर में तुम्हें दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रही होंगी, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन नजर आ रही है। तो सबसे पहली बात, इसका आपने अगर स्ट्रक्चर में लिखना है, आपको क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब मुझे कोई बताएगा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन से टाइप ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है? कल पढ़ाया था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन से टाइप ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है? अरे टाइप ऑफ सेल पूछा है, ऑर्गेनेलिस नहीं। अरे यूकैरियोटिक, कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं कराया था? और यूकैरियोटिक में मैंने ये चीज बताई थी, ये इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, यही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठ के आता है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, क्वेश्चन को तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से बनाया जाता है। और क्वेश्चन को बनाया भी इसीलिए जाता है कि ताकि तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट किया जाए। एक बात याद रखना, ठीक है? तो डबल मेम्ब्रेन जो है हमारी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें ये जो पैटर्न देख रहे हो तुम, ऐसे 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 ऐसे, सीधा पैटर्न तो नहीं है, ये देखो, अब ये पैटर्न जो तुम्हें नजर आ रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस्टेई। क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टेई। ओके, इस पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस्टेई। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखो ध्यान से, इसमें अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है। ये जो तुम स्ट्रैंड देख रहे हो, मैंने तुम्हें बताया था डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो ये डीएनए इसमें प्रेजेंट है, डीएनए इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो डीएनए है उसका रोल आपको समझ में आ गया। और राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट है, इसमें खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम। तुम दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और हाँ, क्रिस्टाई वाला पॉइंट भी आपने लिखना है कि भाई इनर फोल्ड्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। तो 3 पॉइंट आपके यहां से निकल के आ गए। और ये बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसका काम क्या है? इसका काम है एटीपी को जनरेट करना, पावर हाउस ऑफ सेल। और एटीपी क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी क्या है? हमारी, भूलना नहीं। तो हम पढ़ रहे थे प्लास्टिड्स के बारे में। मैंने आपको बताया था P फॉर प्लांट, P फॉर प्लास्टिड्स, P फॉर प्लांट, P फॉर प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में। अब प्लास्टिड हमारे पास 3 तरीके के होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का प्लांट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट। अब ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है इसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कराना। फोटोसिंथेसिस करवाना। फोटोसिंथेसिस। तो आपको इतना पता लगा, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड होता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करवाना विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी। लाइट एनर्जी या सन्स एनर्जी, सन की एनर्जी से इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना। ओके, तो ये हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है अदर देन ग्रीन। डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके, डिफरेंट कलर्स होते हैं। और ये प्लांट के अंदर जो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फ्रूट का कलर हो गया और भी चीजों का कलर हो गया, तो एक कलर प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? प्रोवाइड कलर। प्रोवाइड कलर। लीकोप्लास्ट का काम, इसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी कलर इसमें प्रेजेंट नहीं होता और इसका काम होता है स्टार्च या फिर फूड का स्टोर करना। स्टार्च स्टोरेशन या फिर स्टार्च की स्टोरेज करना या फिर फूड की स्टोरेज करना। तो ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, कोई डाउट? गुड। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। और वैक्यूल्स का काम होता है कि फूड को टेम्परेरी स्टोर करके रखना। फूड स्टोरेज के लिए काम आता है। तो ये काम आता है फूड स्टोरेज के लिए। तो ये क्या किसके लिए काम आता है? फूड स्टोरेज के लिए। अब जब भी कभी आपको वैक्यूल से पहचानना हो कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो आप कैसे पहचानोगे? अगर मुझे कोई बता सकता है इन दोनों में से प्लांट सेल कौन सा है? ये दोनों वैक्यूल्स हैं, ये प्लांट सेल है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, बिगर होता है, और इधर साइज छोटा होता है एनिमल सेल में। तो ये वाला हमारा प्लांट सेल होगा। अब हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, हाउ सेल डिवाइड, हाउ सेल डिवाइड। सेल डिवीजन दो तरीके की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। अब मैंने आपको एक कल और उसका स्ट्रक्चर का बताया था, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, सिर्फ उसी टाइम। एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बताया था जो जब सेल डिवाइड करता है तब भी प्रेजेंट होता है, उसका कोई नाम बता सकता है? मतलब कुछ अगर नहीं दिमाग में आ रहा तो मतलब कुछ भी बोल दो, निकाल दो बस मुंह से। थोड़ी तो सेंस के साथ बोला करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत आंसर दे रहे हो तो मतलब ठीक है, तुम आंसर नहीं देने से बेटर है, लेकिन कम से कम सेंसिबल आंसर तो दो। आंसर तो थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए ना। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो तभी फॉर्म होता है जब सेल डिवाइड करता है?
साइटोप्लाज्म तो हमेशा होता है। बताओ भैया, क्रोमोसोम्स कितने पेयर होते हैं? गुड 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 गुड। तो माइटोसिस जो है हमारी, ये हो रही है माइटोसिस। देखो ये माइटोसिस का डायग्राम है। बेसिकली माइटोसिस कहां पे होती है? जो भी हमारे वेजिटेटिव सेल्स हैं, यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, जैसे वो ग्रोथ के टाइम पे या रिपेयर के टाइम पे डिवाइड हो रहे हो, यानी कि जब हम ग्रो कर रहे हैं या फिर जब हमारा रिपेयर हो रहा है, कोई भी ऑर्गन रिपेयर हो रहा है या चोट लगी है तो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, उस केस के अंदर हमारी माइटोसिस होगी हमेशा। अब ये हमारे पास पेरेंट सेल है, और हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस प्रेजेंट होती है। अब ये देखो जिसमें पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, अब ये हमारा पेरेंट सेल है। सबसे पहले क्या होगा कि यहां से यहां आते हुए इसका डीएनए का साइज बढ़ेगा और क्रोमैटिड्स किस में बनेंगे, कन्वर्ट होंगे क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन नेटवर्क होता है ना वैसे नॉर्मली सेल में, न्यूक्लियस के अंदर। और अब ये किस में बन गया, क्रोमोसोम्स में। ध्यान से देखो क्रोमोसोम्स की शेप आ गई। अब क्रोमोसोम्स की शेप आ गई तो सेल डिवाइड होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहेंगे, यानी कि 2n, मतलब डिप्लॉइड रहेगा। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के दो पेयर थे, मतलब जो क्रोमोसोम का पेयर था वो पेयर इंटैक्ट रहेगा पेरेंट के अंदर ही। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट के थे उतने ही डॉटर सेल के होंगे, मतलब जो डिवाइडेड सेल के होंगे। यानी कि अगर इसके क्रोमोसोम्स नंबर 2n थे तो इसके भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होंगे। यानी कि अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, यानी कि 23 पेयर थे, तो इसमें भी हमारे 23 पेयर ही रहेंगे। 23 इंटू 2 46, टोटल नंबर 46 रहेगा। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जर्मिनेटिव सेल्स के अंदर होती है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है मेल फीमेल की, तो उस केस में मियोसिस डिवीजन हमें देखने को मिलती है। जो भी हमारे सेक्सुअल गैमीट्स होते हैं उसको फॉर्म करने के लिए मियोसिस देखी जाती है। अब मियोसिस ह्यूमन बॉडी में कहां पे होती है, मेल के स्पर्म्स के लिए और फीमेल के एग के लिए। तो आप ये ध्यान से देखो, जैसे ये मियोसिस हुई तो इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बन गई। क्या बन गई, 4 डॉटर सेल। पहले क्या हुआ, पहले इसका क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हुए और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और बाद में इसमें माइटोसिस होगी। नहीं नहीं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन है। इधर देखो, ये हमारे पास क्या है, हमारा जो सेल है जिससे आगे गैमीट्स फॉर्म होने हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पहले ये क्रोमोसोम्स में बदलेंगे और क्रोमोसोम्स आपस में अलग हो जाएंगे और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो अगर ये वाला सेल मेरे पास 2n है तो फर्स्ट स्टेज होने के बाद ये nn में बदल जाएगा, nn में बदल जाएगा, और इसकी आगे फर्दर माइटोसिस हो जाएगी तो n ही रहेगा। तो क्रोमोसोम नंबर एक्चुअली इसमें हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर एक्चुअली इसमें क्या हो गया, हाफ हो गया। क्रोमोसोम नंबर इसमें एक्चुअली क्या हो गया, हाफ हो गया। लेकिन जो ये थी 2 स्टेज में इसका मियोसिस हुआ। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर इंटैक्ट रहेगा, 2n सेम रहेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे आएगा इसके ऊपर। पहले तो क्वेश्चन आता था माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस बताओ। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि एक डिवीजन हुई सेल के अंदर जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, a division in which parent cell has same number of chromosomes as compared to daughter cell. What is the type of cell division present behind it? आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको देखना है, अगर क्रोमोसोम नंबर सेम किस में रहता है हमारा, माइटोसिस में। क्रोमोसोम नंबर सेम किस में रहता है, माइटोसिस में। और अगर हाफ आपको दिखा दिया जाए तो मियोसिस में। ओके,
तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हो गया। जस्ट अब हाँ, ये हिस्ट्री देख लेना, ये हिस्ट्री थोड़ी सी कई बारी एमसीक्यू वगैरह में पूछ ली जाती है। सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने। इसने डेड सेल डिस्कवर किया था। डेड सेल। माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद जो हमारा लिविंग सेल डिस्कवर किया वो किया लीनहॉक ने। लीनहॉक ने। ओके, इसने लिविंग सेल डिस्कवर किया। आपसे पूछा जाए लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया तो आप बता सकते हो लीनहॉक। लीनहॉक। और ये है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें दी शील्ड और स्वान ने। शील्ड और स्वान, थियोडर स्वान और मैथस शील्डन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि दो लोग हैं, जर्मन है, जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने ये बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जो कि बात सही है। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। अब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने पढ़ा हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिस्कवर हुए। जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हुए। जैसे हमने सेल डिवीजन में पढ़ा माइटोसिस और मेयोसिस। ओके, अब लास्ट इसमें ये आप पढ़ लो थोड़ा सा, कैंसर के बारे में कई बार पूछ सकते हैं। बेसिकली हमारे सेल डिवीजन जो हमारी बॉडी में होती है, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन जो भी होती है, माइटोसिस हो चाहे मेयोसिस हो, कंट्रोल्ड वे में होती है। किस वे में होती है? कंट्रोल्ड वे में। मतलब अगर सेल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यानी कि बर्थ हो रहा है सेल्स का, नए सेल्स बन रहे हैं, तो पुराने सेल्स की डेथ भी हो रही है। नए सेल्स अगर बन रहे हैं तो पुराने सेल्स की यहाँ पे डेथ भी हो रही है। तो ये जो डेथ हो रही है, अगर ये किसी तरीके से बंद हो जाए तो फिर नए सेल्स बनते रहेंगे, पुराने सेल्स की डेथ नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर काफी सारे सेल्स हो जाएंगे एबनॉर्मली। तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्यूमर। इस चीज को हम बोलते हैं ट्यूमर। अब जो ये ट्यूमर्स हैं ये नॉर्मली क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन। क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इसलिए ये नॉर्मली नहीं बनते। एक कारण ये भी है क्योंकि जब सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो उसकी सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होने की वजह से भी हमारी बॉडी में नॉर्मली ये चीजें नहीं होती। चलो, तो ये चैप्टर कंप्लीट है। रिवीजन करते रहना, फिर कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।